जब भी कोई साल बदलता है, ग्रह अपनी राशि बदलते हैं, तो ये खुद नहीं बदलते हैं, साथ में लोगों की जिंदगियां भी बदल जाया करती हैं। आप हर साल के साथ देखेंगे, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का बदलाव आता है। किसी के लिए कोई साल बहुत अच्छा जाता है, किसी के लिए कोई साल संघर्ष से भरा जाता है, या किसी के लिए कोई साल कुछ उपलब्धियों से भरा हुआ रहता है। ऐसे ही जब राशि परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, और विशेष करके बड़े ग्रहों के, बड़े ग्रह मतलब शनि है, राहु है, केतु है, गुरु है, तो ये भी लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। बहुत कुछ देकर जाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ ले जाते हैं। ऐसी स्थितियां रहती हैं। बहरहाल अभी यहाँ पर बात हम कर रहे हैं 2025 की। 2025 बिल्कुल सामने है। एक बात और कि जब भी कुछ परिस्थितियां बदलती हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव हमेशा किन लोगों पर पड़ता है? जो बहुत भावनात्मक होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो बहुत जल्दी उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो लोग बहुत उनके अंतर्मन पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति भावनात्मक नहीं है, उसे किसी भी बड़े बदलाव का इतना ज्यादा फर्क शायद नहीं पड़ेगा। कुछ बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाए, बहुत सारे पैसे आ जाए, तो दोनों चीजों को बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। पर ऐसे ही एक इमोशनल व्यक्ति जो होगा, उसको कुछ बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा लाभ भी हो जाए तो उसके लिए वो बहुत अच्छा लाभ होगा। कोई छोटी उपलब्धि मिल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करेगा, इंटरनली जाए, भले अकेला ही क्यों ना करे। कोई व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए तो उसके लिए वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और कोई व्यक्ति जीवन से उसके चला जाए, राइट, कोई डिटैच हो जाए, तो वहां पर भी उसे बहुत गंभीर परेशानी फेस करनी पड़ेगी, मानसिक अवसाद से गुजर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक ऐसी ही राशि की बात करते हैं, कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा के स्वामित्व की राशि है, इसलिए सबसे अधिक इमोशनल राशि है, राइट। राशि चक्र की चौथी राशि होती है, तो उसका संबंध वैसे भी सीधा सीधा आपके किसी के भी मन से होता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, वो सारी चीजें जो किसी भी व्यक्ति के इमोशंस पर गहरा प्रभाव डालती हैं, वो सारी चौथे भाव से जुड़ी होती हैं या कर्क राशि से जुड़ी होती है। चंद्रमा की राशि होती है, मातृत्व का साइन है, तो इमोशन से उसका बहुत गहरा नाता हो जाता है। तो 2025 जो है वो कर्क राशि के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सबसे पहले कर्क राशि से संबंधित बात प्रारंभ की। भावनात्मक राशि है, इसलिए जो भी बड़े बदलाव होंगे, छोटे बदलाव होंगे, वो इमीडिएटली अफेक्ट करेंगे कर्क राशि, राइट। अब कर्क राशि साल प्रारंभ हो रहा है, वहीं से एक मेजर बदलाव आ रहा है। 21 जनवरी 2025 को मंगल जो वर्तमान में अभी कर्क राशि में भ्रमण कर रहा है, वो वहां से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएगा, जो 3 अप्रैल 2025 तक वहीं रहेगा। तो मंगल चूंकि अभी कर्क राशि के ऊपर से भ्रमण कर रहा है, वो उसके नीच की राशि है, तो अभी भी कर्क राशि के लिए वो कहीं ना कहीं गंभीर प्रभाव पैदा करने वाली स्थितियां निर्मित कर रहा है। पर जब वो मिथुन राशि में आएगा तो वहां पर कर्क राशि से 12वां भाव हो जाएगा, राइट। तो 12वां भाव जब भी किसी ग्रह का भ्रमण 12वें भाव में होता है, तो वो व्यक्ति के ऊर्जा तंत्र को प्रभावित करता है। मतलब उस ग्रह से संबंधित जो एनर्जी है वो उस व्यक्ति की वेस्ट होती है। मंगल पूरी तरह से ऊर्जा का ग्रह है, हमसे जुड़े छोटे भाइयों का ग्रह है, हमारे अधीन जो कार्य करते हैं उनका ग्रह है, संगठन का ग्रह है, भूमि भवन का ग्रह है, राइट। मंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपकी इम्यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है। उसके अलावा साथ में आपकी मसल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी से भी उसका बहुत गहरा संबंध है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आने वाले 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक सबसे पहला प्रभाव कर्क राशि के जातकों पर यह पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी कमजोर रहेगी, वाद विवाद से गुजर सकते हैं, अकारण यात्राएं करनी पड़ सकती है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे इश्यूज, संघर्ष बिना बात के उनको करना पड़े, कुछ हेल्थ इश्यूज को उन्हें किसी प्रकार के आए, वहां से स्थितियां इनकी प्रारंभ होती है। अगले साल एक बहुत बड़ा बदलाव राशि परिवर्तन होने वाला है, वो हो रहा है शनि का, जो सबसे ज्यादा प्रभावित मैं ऐसा मानता हूं कर्क राशि को भी पड़ेगा, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और शनि भी जल तत्व की राशि में ही
प्रवेश करने वाला है, जो कि मीन राशि है, कर्क राशि से 9th साइन है। देखिए, जब भी कोई बड़ा ग्रह, क्रूर ग्रह जल तत्व की राशि में अपना भ्रमण प्रारंभ करता है या उसमें प्रवेश करता है, तो गंभीर उथल पुथल मचाता है। ये सारे एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, राइट, क्रूर ग्रह हैं और इमोशंस में उथल पुथल पैदा करने की परिस्थितियां निर्मित करते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब भी कोई बदलाव आता है तो सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करता है जो बड़े इमोशनल हैं। तो 29 मार्च 2025 शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। कर्क राशि से नवा भाव है। नवा भाव जो है आपके आइडियोलॉजीज का है, आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपसे जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ जन, उनका भाव है, आपके लाइफ पाथ का भाव है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जन्म कुंडली में भाव है तो मैं उसको सबसे पहले कहता हूं भाग्य भाव। जीवन में कितने ही लोग संघर्ष कर कर के, चप्पल जूते घिस घिस के परेशान हो जाते हैं, पर उन लोगों को जीवन में अचीवमेंट्स नहीं मिल पाते, उनके संघर्ष का प्रतिफल नहीं मिलता। जानते हैं क्यों? उनका भाग्य बहुत कमजोर होता है। ये भाग्य जो है वो प्रारब्ध डिसाइड करता है हमेशा कि आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए हैं, तो आपका भाग्य कितना मजबूत होगा, और जितना अच्छा भाग्य होगा उतनी जल्दी आसानी से आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा। कई लोगों को हम देखते हैं कि बहुत छोटा मोटा कुछ मेहनत किया या प्रयास किया और उसमें उनको सफलता मिल जाती है, और कुछ लोगों को देखते हैं कि प्रयास कर करके थक जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। तो नवा स्थान धर्म का स्थान भी है, विदेश यात्राओं का भी स्थान है। शनि जिस भी घर में जाता है उस घर से, उस भाव से संबंधित फलों को स्लो कर देता है, यानी आपके जो एफर्ट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। यात्रा करना है, आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। यात्रा करने के लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। उच्च अध्ययन का भाव है, उच्च अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा। कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें शनि चूंकि वहां चल रहा है तो आपको प्रयास थोड़े से अधिक करने पड़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे एरियाज हैं जहां आपको दिक्कतें आ सकती हैं। एक ही लाइन में डेफिनेशन क्लियर करें कि भाग्य जो है कठोर होगा, यानी कि आपको आसानी से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, राइट। मंगल कर्क राशि में आ जाएगा 3 अप्रैल के बाद से। कर्क राशि के बाद वो जाएगा लगभग जून माह में, आप मान करके चलें, सिंह राशि में प्रवेश करेगा। तो 7 जून तक मंगल की वजह से भी परेशानियां रहेगी, क्योंकि वहां मंगल आपके लग्न भाव पर है, पहले 12वें भाव में था, इधर 9वें भाव में आपके शनि बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत रहेंगी। अभी 9वें भाव में राहु भ्रमण कर रहा है। 18 मई को राहु का प्रवेश कुंभ राशि में होगा, यानी कि 9वें भाव में जो है वहां से निकल करके वो 8वें भाव में आएगा। परंतु 29 मार्च से आप मान करके चलें कि 18 मई तक ये दोनों 9वें भाव में रहेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। मतलब 29 मार्च से 18 मई तक का समय और अधिक कठोर परिश्रम का हो जाएगा। तो ये समय शांति संयम का समय है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं थ्रेट्स देता है, शनि जो है वो अपने आप में ही कठोर ग्रह है। दोनों जब साथ आएंगे तो भाग्य को और अधिक जो है कठोर बना देंगे, परिस्थितियों को विपरीत बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम जितना अधिक भाग्य भाव को आसान रखें, अपने समाज सेवा से, लोगों की मदद करके, धार्मिक यात्राओं से, ईश्वर के दर्शन से, देव दर्शन से, धार्मिक कार्यों से, तो उतना आसान ये भाव आपको रिजल्ट देता रहेगा। फिर भी इस ड्यूरेशन में किसी भी प्रकार के कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए, अवॉइड किए जाने चाहिए। उसके बाद राहु निकल करके अष्टम राशि में आ जाएगा। अष्टम राहु भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि अष्टम राहु उतना कठिन नहीं है जितना कि दूसरा केतु है। केतु अभी 3रे भाव में भ्रमण कर रहा है, वहां से निकल करके 2रे भाव में आएगा। दूसरा भाव रिसोर्सेस का भाव है, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, राइट, भोजन का भाव है, आप जो लोगों के साथ बैठ करके आप भोजन करते हैं वो भाव है, आपके परिजनों का भाव है। तो जो भी आपके रिसोर्सेस हैं जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, उसमें आपके लोग भी आ गए, मैं ऐसा मानता हूँ, वो सारी चीज़ों का भाव। दूसरा भाव वहाँ केतु आया है। केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है, तो आपको इन सबसे जो तोड़ने की कोशिश करेगा, विच्छेदकारी ग्रह है। तो एक परिस्थिति यहाँ पर ये बनती है। तो ये केतु की वजह से परेशानी आ रही है। केतु को
डाइल्यूट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, केतु के खराब फलों से अपने आप को बचाने के लिए आपके लिए बेस्ट जो तरीका है कि वो नियमित रूप से गणपति जी की आराधना करें। कुत्तों को नियमित रूप से आप भोजन कराएं, टोस्ट, बिस्किट्स इत्यादि दें। देव दर्शन नियमित रूप से करें। काले लाल रंग के वस्त्रों से अपने आप को बचाएं। केतु को झंडा कारक ग्रह कहा गया है, ध्वज कारक ग्रह कहा गया है, तो अपने घर के ऊपर किसी भी प्रकार का केसरिया ध्वज लगाएं ताकि आप अपने धर्म से जुड़ गए हैं इस बात का प्रतीक जो है आप केतु को बता पाएं, तो केतु के जो नेगेटिव्स हैं वो थोड़ा सा उससे आप बच पाएं। ऐसे लोग जो बिल्कुल बेसहारा हैं, अनाथ हैं, अकेले हैं, जिनके पास किसी प्रकार का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उन लोगों की किसी प्रकार से मदद करें, वस्त्र इत्यादि दान करके, भोजन इत्यादि जो है उससे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए केतु के नेगेटिव इफेक्ट से आपको बचाने का प्रयास करेगा, राइट। तो केतु, राहु, इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्लेनेट अभी जो सबसे अधिक आपके लिए विपरीत परिस्थितियां निर्मित करेगा वो है गुरु, बृहस्पति। तो 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का भी भ्रमण होने वाला है। तो अभी वो वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वहां से निकल करके वो पहुंच जाएंगे कहाँ? मिथुन राशि में। मिथुन राशि, कर्क राशि के लिए, मिथुन राशि में बृहस्पति का भ्रमण कर्क वालों के लिए 12वां भ्रमण हो जाएगा। तो 12वां भ्रमण जो है बृहस्पति का बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। मैंने अपने पिछले शनि वाले वीडियो में कहा भी था या किसी और वीडियो में कि मैं 12वें बृहस्पति के 12वें भ्रमण को 7.5 काल मानता हूं कि जैसे 7.5 साल फल शनि का मिलता है वैसे ही 1 साल 12वें बृहस्पति का मिलता है। क्योंकि जब बृहस्पति आपकी राशि से 12वां होता है तो ये मान सकते हैं कि आपके साथ जितने भी पुण्य कर्म हैं, आपके साथ जो सकारात्मक शक्तियां खड़ी है, आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा है, वो उस 1 वर्ष के लिए आपसे दूर है। आपकी सकारात्मकता का लॉस हो रहा है। 12वां भाव लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का है, तो उस वक्त नुकसान किस चीज का हो रहा है? आपकी सकारात्मक सोच का, सकारात्मक शक्तियों का, आपकी स्ट्रेंथ का, आपके साथ जो आपका विल पावर खड़ा हुआ है वो उन सब चीजों का। तो जब आपकी सकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हो जाती हैं तो नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एलिमेंट्स अपने आप हावी हो जाते हैं। आपकी निर्णय क्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है और उसको लेकर के आप अपने गलत निर्णयों से, आपकी गलत सोच से, आपके आसपास जो सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी तो आपके साथ जो नेगेटिव माइंडसेट के जो लोग खड़े हो जाएंगे, उस वजह से आप कुछ गलतियां कर सकते हैं जिसका आपको नुकसान, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन आपके लिए 14 मई से क्रिएट होगा। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों के लिए सिर्फ इतनी सी हिदायत है कि आने वाले वर्ष को सावधानी से निकालने का प्रयास करें। कोई बड़े निर्णय न लें, सोच समझ कर चलें, कोई लंबी यात्राएं ना करें। जो रूटीन लाइफ आपकी चल रही है वही चलते रहें। किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव्स, चाहे वो थॉट्स हों, लोग हों, कर्म हों, कोई बड़े डिसीजंस हों, उनसे अपने आप को बचाएं। तो 2 इसके अलावा और राशियां हैं जल तत्व की जो इक्वली कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। जैसे मैंने कहा, वृश्चिक राशि दूसरी राशि है कर्क राशि के बाद। तो कर्क राशि के बाद वृश्चिक राशि के लिए भी कहीं ऐसी ही परिस्थितियां बनेगी क्योंकि बृहस्पति होगा उनके 8वें भाव में, शनि उनके 4थे भाव से निकल रहे हैं और उनके 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। 5वां भाव सूर्य के स्वामित्व का भाव है, पद प्रतिष्ठा और सम्मान का भाव है। 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक आप माने कि शनि और राहु दोनों की युति इनके 5वें भाव में बनने वाली है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो जो परिस्थितियां कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों के लिए है वही वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बन जाएगी। 5वां भाव पद प्रतिष्ठा का है, तो डाउनफॉल फ्रॉम द स्टेटस। जब भी शनि सूर्य के भाव में आता है तो ऐसी परिस्थिति निर्मित करता है कि ईगो का जो है, आपके अहंकार का दमन हो। आप किसी भी बात को लेकर ईगो रखते हैं तो वो ईगो टूटेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा है, आप बड़े पद पर हैं तो आपका ट्रांसफर हो गया, आप रीलोकेट कहीं हो गए, या जो भी आप पद पे हैं वहां से आप थोड़ा सा ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए जहां उतना पावर आपके पास ना रहे। बहुत सारी स्थितियां ऐसी बन सकती है। कुछ ऐसा आपका काम कहीं अटक जाए जहां आपको अपने से छोटे व्यक्ति के हाथ जोड़ने पड़ जाए, तो आपका अहंकार टूट जाएगा। तो
18 मई के बाद राहु वहां से निकल करके चौथे भाव में आ जाएगा। चौथा राहु फिर ठीक नहीं है, तो आपके कंफर्ट्स तो बढ़ाएगा परंतु तनाव में भी साथ में वृद्धि कर देगा। जो आपसी रिश्ते हैं उन रिश्तों में किसी प्रकार का की खटास पैदा करने की चेष्टा करेगा। माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। चौथा राहु है, पांचवा शनि है। अष्टम भाव में 14 मई से बृहस्पति का भ्रमण प्रारंभ हो जाएगा। और उसके पहले हम बात जो कर रहे थे कि 21 जनवरी 2025 से मंगल 8वें भाव में आ जाएगा, जो अभी 9वें भाव में भ्रमण कर रहा है। तो 8वां मंगल भी कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा। ये मिथुन राशि और मंगल का कनेक्शन बड़ा मुझे टिपिकल सा लगता है हमेशा, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है और मंगल जो है वो एक फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व का ग्रह है। तो ये जब भी मिथुन राशि में आता है तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता ही करता है। साथ में कॉम्बिनेशन अगर 8वें भाव का आ जाए तो डिस्टर्ब होगा। आप वाहन चलाते चलाते अपने आप आपकी सोच हो सकती है कि मैं वाहन और तेज चलाऊं। आपने और तेज चलाना चालू किया तो आपकी इच्छा और तेज चलाने की होगी और आप नुकसान खा बैठ सकते हैं। बातचीत करते टाइम, तीसरा भाव तीसरी राशि है, कम्युनिकेशन की भी राशि है। तो आप बातचीत करते समय बातों के फ्लो में किसी को क्या कमिटमेंट कर जाएं, आपको खुद को हो सकता है याद ना रहे। तो सिमिलरली वृश्चिक राशि के जातकों को भी थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए 2025 में। तीसरी एक और राशि है, बहुत महत्वपूर्ण राशि है, राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां थोड़ी सी नकारात्मक बनने वाली है, क्योंकि 7.5 काल का दूसरा जो प्रमुख चरण है उससे मीन राशि का भ्रमण प्रारंभ होगा शनि का। अब मंगल यहां पर चौथे भाव में आ रहे हैं, चौथा मंगल मिथुन राशि का, तो घर परिवार सुख को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे ऐसी स्थितियां बनेंगी जनवरी शुरुआत से ही, और ये अप्रैल तक चलेंगी। और अप्रैल के बाद पंचम भाव में मंगल होगा तो वो कहीं ना कहीं क्रोध, अहंकार इत्यादि में वृद्धि करेगा, विवाद इत्यादि बढ़ा सकता है। ऐसी स्थितियां बनेगी मंगल की वजह से। तो 21 जनवरी से मंगल चौथे भाव में है, 3 अप्रैल से मंगल 5वें भाव में है, जून तक 5वें भाव में है, और जून के बाद वो जो है खिसक करके 6ठे भाव में जाएगा। वहां भी चूंकि सिंह राशि का मंगल होगा तो वो कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें पैदा करेगा। तो ऐसी स्थितियां लगभग आधे वर्ष तक मंगल से आप पीड़ित या प्रभावित हैं। इधर दूसरी तरफ आप आते हैं तो शनि 29 मार्च से 7.5 का भ्रमण, राहु जो है फिलहाल जो इसमें भ्रमण कर रहे हैं आपके मीन राशि में, राइट, लग्न पर है। शनिदेव आ जाएंगे, दोनों मीन राशि में साथ में रहेंगे, राइट। उसके बाद राहु देव चले जाएंगे कहां पर, आपके 12वें भाव में। तो 12वां राहु है, लग्न पर शनि है और चतुर्थ भाव में मंगल है। उसके बाद पंचम भाव में मंगल है। तो ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं पीड़ाओं को, संघर्ष को, विवाद को, अनावश्यक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने की परिस्थितियां निर्मित करेगा। 12वां भाव लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का भाव भी है। राहु एक वृद्धि कारक ग्रह है, तो जब भी उसका संबंध 12वें भाव से बनता है तो किसी न किसी प्रकार के लॉसेस और एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं 12वां राहु। अगली स्थिति क्या निर्मित होती है, अगली स्थिति निर्मित होगी गुरु की वजह से। अब गुरु कहां आ रहा है, गुरु आपके चौथे भाव में आ रहा है मिथुन राशि में मई 14 से। तो 14वां से गुरु का जो चौथा भ्रमण प्रारंभ होगा। चौथा बृहस्पति का चौथा भ्रमण हमेशा चिंताओं में वृद्धि करता है। जब भी चौथे भाव से बृहस्पति का भ्रमण प्रारंभ होता है तो पारिवारिक चिंता और तनावों की जो वृद्धि है वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। करना क्या है, तो ये मीन राशि वालों के लिए एक सबसे बढ़िया उपाय जो है कि मीन राशि के स्वामी है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति स्वयं। बृहस्पति में अपने आप में इतनी शक्ति है कि वो सभी प्रकार के एविल्स या दोष जो होते हैं उनको समाप्त कर सकते हैं अपने आशीर्वाद से। तो मीन राशि को हमेशा कोशिश करनी है कि अपने शुभपति को, यानी जिस राशि के स्वामी को, मजबूत करने का प्रयास करें।
यानी बृहस्पति की मजबूती उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देव दर्शन, भोजन का दान, अन्न का दान, ब्राह्मण भोजन, गो सेवा, बृहस्पतिवार का उपवास, पीले वस्त्रों को धारण करना, लाल काले इत्यादि जो डार्क कलर्स हैं उनसे परहेज करना, और वो जितना अधिक लोगों को खिला सकते हैं, जितना अधिक लोगों की सेवा कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप मनुष्यों को ही खिलाएं, बहुत सारे लोगों का भंडारा करें, आप चींटियों को हटा दें, आप कुत्तों को भोजन कराएं, आप गौ माता को घास खिलाएं, ब्राह्मण की सेवा आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं तो करिए। देव दर्शन आप करना प्रारंभ करें। अपनी मानसिकता को अधिक से अधिक सकारात्मक बनाने के जितने आप प्रयास कर सकते हैं प्रयास करिए। ये अगर आपने करना प्रारंभ कर लिया तो आपकी राशि मजबूत हो जाएगी। चंद्रमा जिस भी राशि में होता है उस राशि के स्वामी को कहा जाता है शुभपति, और जब बृहस्पति शुभपति हो तो मीन राशि सबसे पवित्र राशि मानी गई है। वहां करके देवगुरु बृहस्पति जो है बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो जब आप देवगुरु बृहस्पति यानी बृहस्पति को मजबूत करने की स्थितियां निर्मित करते हैं, अपने आप को संतुलित कर लेते हैं उस राशि के स्वामी के अनुरूप, तो आप माने कि बहुत सारे एविल उस कुंडली के उस राशि चक्र के अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो 2025 को बहुत अच्छे से निकालने के लिए सबसे पहला काम एक ही करना है, सात्विकता का पालन। ओवर ईटिंग से बचें, देरी से सोने से बचें, जल्दी उठ जाएं, योग प्राणायाम व्यायाम इत्यादि करें, उपवास जितना कर सकते हैं संभव है वो करिए, डोनेशंस राइट, तो दान करें, जरूरतमंदों की मदद करें। तो ये अपने आप ही किसी न किसी रूप में आप बृहस्पति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। घर में साफ सफाई बना करके रखें, घर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको आप मजबूत रखें, राइट। केसर का आप तिलक नियमित रूप से लगा सकते हैं, उससे भी आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होता है। तो ये छोटे छोटे से जो प्रयास है अगर आप 2025 में पालन कर लेंगे तो अपने आप में सारी परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। 7.5 का जो फल है वो भी फल आपको नकारात्मक कम से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि 7.5 का जो दूसरा चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। परंतु चूंकि वो राशि का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति का जो नियंत्रण है शनि के ऊपर वो जबरदस्त होता है। शनि कर्म का कारक ग्रह है और बृहस्पति धर्म का। तो आप धर्म के दायरे में रहकर अपने कर्म करते रहेंगे तो ये 7.5 का फल आप बदल पाएंगे नकारात्मक से सकारात्मक में। तो ये 3 राशियां मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इन तीनों राशियों के लिए वीडियो बनाया। और ये 3 राशि के जातकों ने लोगों ने इस वीडियो को समझ के और 2025 को ठीक तरीके से प्लान करना चाहिए।